आज का टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिकल हीटिंग का। इलेक्ट्रिकल हीटिंग है तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग क्या होती है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल हीटिंग ये है कि अलग अलग टाइप की हीटिंग्स प्रोसेस पॉसिबल है आपकी। तो जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग है ये अपनी इंडस्ट्रियल पर्पज से और डोमेस्टिक पर्पज से दोनों में अपन इसको काम में लेते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब कोई भी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे अपने को अगर हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, एग्जाम्पल में बताऊंगा क्या क्या। इसके साथ अगर डोमेस्टिक पर्पज है, डोमेस्टिक मतलब जो घर में जो अपने कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जहाँ पे भी अपने को हीटिंग की ज़रूरत होती है, तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए भी हीटिंग की रिक्वायरमेंट है और डोमेस्टिक के लिए भी रिक्वायरमेंट है। अगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ पे हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, कोई भी मेटल है उसको अगर मेल्ट करना है, वेदर इट इज स्टील, आयरन, आपका गोल्ड हो गया या आपकी सिल्वर होगी या कोई और मटेरियल हो गया, अगर उसकी मेल्टिंग के लिए हीटिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो ये एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। इसके अलावा मोल्डिंग ऑफ ग्लास, ग्लास है उसको मोल्ड करना है तो उसके लिए हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। या इनेबलिंग ऑफ कॉपर, कॉपर की इनेबलिंग की रिक्वायरमेंट है तो अपने को हीटिंग की रिक्वायरमेंट है, मतलब इलेक्ट्रिकल हीटिंग की ज़रूरत है। ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। इसके अलावा बेकिंग ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर है इनकी बेकिंग प्रोसेस है उसके लिए ज़रूरत होती है, या वेल्डिंग प्रोसेस। तो इन सब के लिए इंडस्ट्री में कोई अगर आपकी कोई वेल्डिंग प्रोसेस है, जैसे आप मैकेनिकल वर्कशॉप है उसके अंदर भी वेल्डिंग का प्रोसेस होता है, तो उन सब के अंदर जो हीटिंग रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन आपकी हीटिंग की। अगर डोमेस्टिक पर्पज से देखें तो डोमेस्टिक पर्पज से क्या क्या है, जैसे कुकिंग है, कुकिंग में हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे अगर आपको चपाती बनानी है या वेज सब्जी बनानी है या और भी कोई मटेरियल कोई भी चीज़ बनानी है घर में, तो कुकिंग के लिए आपको हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। वो गैसेस फॉर्म में आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। पहले के ज़माने में चूल्हा यूज़ करते थे। या वाटर की हीटिंग है, अपन विंटर में जब वाटर है उसकी हीटिंग के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर को हीट करने के लिए या पानी गर्म करने के लिए। या रूम हीटिंग, रूम हीटर इन विंटर, विंटर के अंदर जैसे अपन इलेक्ट्रिकल हीटर यूज में लेते हैं उसके लिए भी हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। या क्लॉथ्स हैं उनको प्रेस करने के लिए भी अपने को क्या हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि हीटिंग है उसका दो जगह यूटिलाइजेशन होता है। फर्स्ट वन इज योर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, सेकंड वन इज योर डोमेस्टिक एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस मैंने बताई है कौन कौन सी हैं, और इसके साथ साथ आपकी डोमेस्टिक एप्लीकेशन भी बताई हैं। ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रिकल हीटिंग का एडवांटेज क्या है कि अपन इलेक्ट्रिकल हीटिंग को ही यूज क्यों लेते हैं, कोई और दूसरी हीटिंग है उसको अपन यूज क्यों नहीं लेते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आगे एग्जाम पूछ सकता है वो कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग है उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग हैज़ सम एडवांटेजेस। क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। तो पहला है कि जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग है दैट इज़ फ्री फ्रॉम डर्ट। डर्ट का मतलब धूल या आपकी डस्ट है, इससे क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है, तो इसके लिए अपने को मिनिमम एफर्ट चाहिए क्लीनिंग के लिए, मतलब उसके लिए अपने को कोई भी ऐसी कोई फ्लू गैसेज नहीं निकलती है, या कोई आपकी कुछ ऐसे गैसेज नहीं निकलती हैं जो कि हार्मफुल हो। मतलब न तो इसमें कोई डस्ट का कोई प्रॉब्लम है, न कोई फ्लू गैसेज का प्रॉब्लम है, न कोई इसके अंदर आपके हार्मफुल गैसेज की प्रॉब्लम है। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज़ द बेस्ट। वाई? बिकॉज इट इज़ फ्री फ्रॉम डर्ट एंड द मिनिमम एफर्ट फॉर द क्लीनिंग। पहला चीज़ तो ये रीजन है। दूसरा कि इलेक्ट्रिकल इज फ्री फ्रॉम द फ्लू गैसेज, जो अभी मैंने कवर कर दिया है। तो इसके लिए कोई भी फ्लू गैसेज नहीं है, तो कोई भी एग्जॉस्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि नॉर्मली अपने किचन के अंदर अपन एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, या पर्टिकुलर जैसे कोई आपका बाथरूम का एरिया है या टॉयलेट का एरिया, वहाँ पे अपन एग्जॉस्ट फैन यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेज, जैसे किचन होता है, जैसे आप कुकिंग करते हो तो अलग अलग टाइप की गैसेज अगर आपकी निकलती है, तो उसको एग्जॉस्ट करने के लिए या उसको बाहर फेंकने के लिए अपने को सिस्टम की रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें एक एग्जॉस्ट फैन की अपन ज़रूरत या उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कोई सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है कि फ्लू गैसेज उसको एग्जॉस्ट करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल हीटिंग में। और इसका जो टेम्परेचर है वो इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि अपन नॉर्मली क्लोथ्स को प्रेस करते हैं, तो प्रेस के टाइम में अपन उसका टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मूवमेंट ऑफ नॉब। नॉब है उसको घुमाकर, भाई सिल्क का कपड़ा है तो अपने को टेम्परेचर कहाँ रखना है। इसके अलावा अगर कोई और कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है, तो कहाँ रखना है। तो इस तरीके से
पॉलिस्टर का कपड़ा है तो कैसे अपने को करना है, तो उस नॉब को अपन घुमा के या उसको सेट करके टेम्परेचर को सेट किया जा सकता है। मतलब इलेक्ट्रिकल हीटिंग में जो हीटिंग की वजह से जो टेम्परेचर जनरेट हो रहा है उसको अपन बाई चेंजिंग द पोजिशन ऑफ नॉब या कोई अदर डिवाइस से उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर। ठीक है, इसके अलावा चौथा जो एग्जाम्पल है वो है, जो एडवांटेज है वो है कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग है दैट इज इकोनॉमिकली कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल हीटिंग सिस्टम अवेलेबल इन द इंडस्ट्रीज। मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर जो अलग हीटिंग के जो प्रोसेस अवेलेबल हैं उनके कंपैरिजन में जो आपका इलेक्ट्रिकल हीटिंग है दैट इज़ मोर इकोनॉमिकल। मोर इको मतलब बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रियल हीटिंग प्रोसेस, ये कि आपकी इसकी जो कॉस्ट है वो कम होगी। तो इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, मतलब किसी भी सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए या उसको इनिशियल लगाने के लिए जो कॉस्ट की रिक्वायरमेंट हो दैट इज़ इनिशियल कॉस्ट या इंस्टॉलेशन कॉस्ट। और रनिंग कॉस्ट मतलब जब उसको अपन चलाते हैं उस टाइम पे उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट है या कोई और कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है या कोई और आपका कोई इक्विपमेंट है वो ख़राब हो गया है तो उसको मेंटेनेंस के लिए या उसको रिपेयर करने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी दैट इज़ योर रनिंग कॉस्ट। तो इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल हीटिंग प्रोसेस में कंपेयर टू अदर हीटिंग प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, यहाँ पे जो इकोनॉमिकल कॉस्ट है या इंस्टॉलेशन कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट आपकी क्या होती है, कम होती है। तो ये आपका इसका बेनिफिट है। इसके अलावा इसको ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन भी किया जाता है। कुछ कुछ जैसे इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके सर्किट ब्रेकर्स हो गए या कुछ ऐसी इक्विपमेंट्स हो गए इलेक्ट्रिकल के अंदर जिनको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, सर्किट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी सिस्टम के अंदर फॉल्ट आ गया है या कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है कि जहाँ पे अपने को उसकी जिस हमारे को टेम्परेचर या उसका प्रेशर है उसकी कोई एक वैल्यू से एक्सीड हो गई है, तो हम सेंसर्स यूज़ करके, सेंसर्स का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ को सेंस करने के लिए कोई एलिमेंट होता है या कोई इक्विपमेंट होता है उसको अपन सेंसर बोलते हैं। तो भाई अप्लाइंग द सुटेबल सेंसर वी कैन कंट्रोल द कोई भी अगर हार्मफुल हैजार्ड होगा उससे अपन क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन भी अपन सर्टेन मेथड यूज़ करके इसको कर सकते हैं या जो अबनॉर्मलिटीज़ आएगी सिस्टम के अंदर उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है दैट इज़ हाई कंपेयर टू अदर इक्विवेलेंट हीटिंग सिस्टम। यानी जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर अलग हीटिंग प्रोसेस आपके यूज किए जाते हैं उनको अगर हम कंपेयर करें तो इसकी जो एफिशिएंसी होगी दैट विल बी हाई कंपेयर टू अदर, यानी उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी अदर अगर अपन कोई भी सिस्टम को यूज़ करें तो। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम है वो आपका नॉइस फ्री होता है, मतलब इसके अंदर कोई भी नॉइस प्रोड्यूस नहीं होगी आपकी। ठीक है, और स्टार्टिंग ऑफ द सिस्टम इज क्वाइट फास्टर देन द अदर हीटिंग सिस्टम। यानी इसकी जो स्टार्टिंग करने का तरीका है या जो इसको इनिशियली स्टार्ट करने में जो टाइम है लग रहा है वो आपका कम लगता है कंपेयर टू अदर हीटिंग सिस्टम। अगर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में अदर हीटिंग सिस्टम को अगर हम देखें तो उनको स्टार्ट करने में जो टाइम लगेगा और इसको स्टार्ट करने में जो टाइम लगेगा तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम में जो टाइम है वो आपका कम लगेगा। ठीक है, तो ये तो आपके क्या हुए एग्जाम आपकी एडवांटेजेस हुए कि कौन कौन से एडवांटेजेस आपके इसके अंदर है कि एक तो हीटिंग सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम क्या होता है, और इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, इसके इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं या डोमेस्टिक एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये आपके एग्जाम में वो पूछ सकता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम है इसके एडवांटेजेस आपके क्या क्या है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो हीटिंग सिस्टम है उसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो सबसे पहले अपन पावर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग में पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग की बात करते हैं। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग क्या होती है? पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग क्या होती है कि इन दिस मेथड इलेक्ट्रिकल पावर इज डायरेक्टली यूटिलाइज टू हीट एनी सबस्टेट। मतलब इलेक्ट्रिकल पावर है ना उसको डायरेक्टली आपने क्या कर दिया, जो भी सिस्टम है उसको हीटिंग करने के लिए आपने डायरेक्टली उसको सप्लाई दे दी है। तो इस टाइप की जो फ्रिक्वेंसीज हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, पावर फ्रीक्वेंसी। पावर फ्रीक्वेंसी नॉर्मली अपने घरों में कितनी आती है, 50 हर्ट्ज। इंडिया की अगर बात करें तो अपन अगर इंडिया की बात करें तो जो पावर फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 50 हर्ट्ज है। अगर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को किसी भी सिस्टम को हीट करने के लिए या कोई भी चीज़ को हीटिंग देने के लिए अगर सिस्टम में अगर यूज करेंगे तो उसको अपन बोलते हैं पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग। उसके बाद में हीटिंग के ही दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेजिस्टेंस हीटिंग और एक
रेजिस्टेंस हीटिंग इन पावर हीटिंग में, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग में क्या होगा कि जो आपकी कोई भी सब्सटेंस को अगर आपको हीट देनी है तो उसको जो डायरेक्टली सप्लाई दोगे वो आप पावर फ्रीक्वेंसीज दोगे। दूसरा ये है कि रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या है, रेजिस्टेंस हीटिंग में सर वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस आ रही है नहीं आ रही है अभी, यस नो ये सर है, आ रही है सर, अब तो आ रही है, सही आ रही है। ओके आ रही है सर, आ रही है। ठीक है। तो रेजिस्टेंस हीटिंग के अंदर क्या होगा कि रेजिस्टेंस हीटिंग में अपन कोई भी जो मेटेरियल यूज करेंगे वो अपना क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि अब मैंने आप क्लास के अंदर भी बताया है कि कोई भी रेजिस्टेंस अगर आर उसकी वैल्यू है, उसमें से अगर करंट अगर आई फ्लो कर रहे हैं तो उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी, अगर रेजिस्टेंस इसका आर है तो इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस होगी वो होगी आपकी आई स्क्वायर इंटू आर, करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, ये वैल्यू होती है। तो अगर कोई भी चीज़ को हीटिंग देने के लिए अगर आप रेजिस्टेंस एलिमेंट यूज कर रहे हो तो उसको अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस हीटिंग। तो रेजिस्टेंस हीटिंग कैन बी डायरेक्ट हीटिंग और इनडायरेक्ट हीटिंग। मतलब इसके अंदर ये जो क्लासिफिकेशन हो गया, बाकी रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होती है, किसी भी चीज़ को हीटिंग देने के लिए अगर आपका एलिमेंट अगर रेजिस्टेंस है तो उस हीटिंग को बोलते हैं अपन रेजिस्टेंस हीटिंग। और रेजिस्टेंस हीटिंग को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है आपका डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग और सेकंड आपका इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। तो अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसकी अपन बात करते हैं कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होती है और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होती है। तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या होगा कि in the direct resistance heating the current flows directly through the substance to the heated। एग्जाम्पल इसका मैं बताता हूँ कि जैसे पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग आर द वेल्डिंग एंड द इलेक्ट्रोड बॉयलर। देखो आपने एक चीज़ देखी, अगर वेल्डिंग का प्रोसेस कहीं देखा होगा, अगर यार ले में किया है कि नहीं है किया, मेरे को ये चीज़ का तो आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आपने वेल्डिंग कहीं तो देखी होगी। वेल्डिंग के अंदर क्या होता है कि आपकी एक रोड होती है और ये आपका जो मटेरियल है, जैसे मान लो ये दो मटेरियल हैं, इनको आपको क्या करना है, जोड़ना है यूजिंग वेल्डिंग हीटिंग। तो आप क्या करोगे, ये जो रोड है उसको यहाँ पे आप यूज करोगे और यहाँ से क्या हो गया, रोड धीरे 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 क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ये कम होती जाएगी। और यहाँ पे जो मटेरियल जो कम हुआ है वो मटेरियल कहाँ पे लग जाएगा, आपका यहाँ पे लग जाएगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगी आपकी, ये सेपरेट थी पहले और ये रोड की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की वजह से ये पे दोनों में क्या हो गया, एक जॉइंट आ गया यहाँ पे। तो इस टाइम में क्या होता है कि इन द डायरेक्ट हीटिंग, रेजिस्टेंस हीटिंग क्या होता है कि द करंट फ्लोज डायरेक्टली थ्रू द सब्सटेंस टू बी हीटेड। यानी जिस सब्सटेंस को आपको हीट करना है ना उसी के अंदर ही करंट फ्लो होती है। यानी अगर ये मटेरियल आपका ये है और ये मटेरियल ये है, दोनों को आपको जोड़ना है, तो इस इलेक्ट्रिकल रोड है ना, इसी के अंदर से ही करंट प्रोड्यूस होगी, करंट फ्लो होगी। और इसके अंदर जब करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, इसके अंदर करंट फ्लो होने से क्या होगा कि ये मेल्ट होगा, क्योंकि इसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, ये रोड है उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस है, कोई ना कोई रेजिस्टेंस अगर है इसका, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर आई स्क्वायर आर क्या हो गया, आपके लॉसेज होंगे, आई स्क्वायर आर लॉसेज क्या, आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे आपके। और आई स्क्वायर अगर लॉसेज हो रहे हैं तो वो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। और हीट प्रोड्यूस होने से क्या होगा, आपका क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होके कहाँ लगेगा, दो जॉइंट आपको जॉइंट करने हैं या जिनकी अगर आप बात कर रहे हो, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, वो आपका मेटेरियल लग जाएगा और दोनों के दोनों जो मेटेरियल वो आपके क्या हो जाएंगे, आपस में जॉइंट से जुड़ जाएंगे। तो इस तरह की डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के अंदर क्या होता है कि आपका जो करंट फ्लो होती है वो डायरेक्टली उसी सब्सटेंस में फ्लो होती है जिसको आपको हीटेड करना है। द सब्सटेंस विच टू बी हीटेड इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज कॉल्ड द चार्ज। यानी जो सिस्टम आपको, जो भी पर्टिकुलर सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु, जिस वस्तु को अगर आप हीटेड करना चाह रहे हो उस सिस्टम को इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम में अपन बोलते हैं चार्ज। चार्ज का मतलब सिंपल फिजिक्स वाला चार्ज नहीं है यहाँ पे, चार्ज का मतलब जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को ध्यान नहीं आ रहा चार्ज का। तो तो चार्ज वो चार्ज वाला नहीं है। इलेक्ट्रिकल हीटिंग सिस्टम के अंदर अगर किसी सब्सटेंस को आप हीटेड कर रहे हो, मतलब उसको हीटिंग दे रहे हो या उसको हीट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उस सिस्टम को अपन बोलते हैं चार्ज। तो यहाँ पे जो आपकी रोड है, अगर मैं वेल्डिंग की बात करूँ तो यहाँ पे जो रोड है ना, ये बेसिकली आपका चार्ज का काम कर रही है, क्योंकि हीट भी यही हो रही है और इस हीट की वजह से यहाँ पे हीट भी आपका ये मेल्ट भी हो रहा है। मेल्ट होकर दो जो भी सिस्टम, जो भी चीज़ें होंगी जिनको आपको जोड़ना होगा वहाँ पे आपकी ये क्या हो जाएगी, लग जाएगी। ठीक है। तो द is here the charge itself provide the power to passing current and heat gets produced in the charge itself। यानी वही चीज़ हम रिपीट है कि इसके अंदर भी क्या होता है कि चार्ज के अंदर से आपकी करंट फ्लो हो रही है। जो भी चार्ज का मतलब क्या होगा कि जिस चीज़ को भी आपको हीटेड करना है वही आपका सब्सटेंस, उसी को अपन क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो करंट भी उसी से पास हो रही है और
उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है और मेल्ट होके वो आपका दो जो जॉइंट है उनको जॉइंट कर रहा है, दो जो भी सब्सटेंस है उनको जॉइंट कर रहा है। तो इसके जो पॉपुलर एग्जांपल है वो एक तो क्या हो गया कि वेल्डिंग हो गई आपकी रोड के थ्रू, या आपकी इलेक्ट्रोड बॉयलर हो गई, इलेक्ट्रोड बॉयलर हो गई, ठीक है। तो इस टाइप के जो सिस्टम होंगे या हीटिंग सिस्टम होंगे उनको अपन डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग बोलते हैं। तो कंक्लूजन में ये बोल सकता हूँ कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होगा, चार्ज पार्टिकल मतलब क्या, चार्ज क्या बोलेंगे, जो सब्सटेंस है जिसको अपन हीटेड करना है उसको चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज के अंदर ही करंट फ्लो हो रही है और उस चार्ज में करंट फ्लो होने की वजह से उसकी वजह से अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो ऐसी जो हीटिंग है उसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग बोलते हैं। फिर दूसरा है इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग। इसका मतलब ये होगा, देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यही होगा कि इसकी वजह से हीट तो प्रोड्यूस होगी लेकिन जो चार्ज होगा उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो इन दिस मेथड इलेक्ट्रिकल करंट पासेस थ्रू ए रेजिस्टेंस एलिमेंट वेयर हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द ओमिक लॉसेज। देखो वहां पे क्या हो रहा था कि रोड है ना, रोड में जब करंट फ्लो किया आपने तो उसकी वजह से आई स्क्वायर आर लॉसेज प्रोड्यूस हुए और आई स्क्वायर आर लॉसेज की वजह से क्या हुआ आपका, ये मेल्ट हुआ। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि करंट है ना उसको आपको किसी रेजिस्टेंस के एलिमेंट के थ्रू पास करवाना है जिसके अंदर ओहमिक लॉस हो गया है, और उस ओहमिक लॉस की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो हीट है ना आपके जो चार्ज पार्टिकल होगा उसको क्या करेगा, हीटेड करेगा। और दिस हीट इज देन ट्रांसफर टू द सब्सटेंस विच इज टू बी हीटेड। ये जो हीट होगी ना, जो ओमिक लॉसेज यानी आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे वो आपके जो चार्ज पार्टिकल होगा ना उसको दिया जाएगा। तो इसका जो पॉपुलर एग्जांपल है वो आपकी इमर्जन वाटर हीटर, जो अपने घरों में रोड यूज करते हैं, आपने ये रोड यूज की होगी, जैसे ये रोड आपकी और आपका ये पानी है, तो ये आपकी रोड है और ये आपका पानी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब इलेक्ट्रिक सप्लाई आप दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी आप दे रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने से क्या होगा कि ये जो आपकी रोड है इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उसमें क्या होगा आपका आई स्क्वायर आर लॉसेज प्रोड्यूस होंगे, इसके अंदर आई स्क्वायर आर लॉसेज प्रोड्यूस होंगे। और ये आई स्क्वायर आर लॉसेज है ना, ये आपके कहाँ पे जाएंगे, इस वाटर है ना इसको हीटेड करेंगे। तो यहाँ पे चार्ज क्या है, वाटर, यहाँ पे चार्ज क्या है आपका, वाटर। वाटर एक चार्ज है, चार्ज का मतलब क्या है, जिस चीज़ को अपने को हीट करना है, तो अपने को चीज़ किसको हीट करना है, वाटर को हीट करना है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर लॉसेज की वजह से क्या होगा, वाटर का हीटिंग हो रहा है। तो ये जो हीटिंग बोली जाती है ये आपकी इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होती है। और इसके जो पॉपुलर एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रिकल हीटिंग आर द इमर्जन वाटर हीटर, या इलेक्ट्रिकल कुकिंग। कुकिंग के अंदर भी होता है, कुकिंग में भी क्या होता है कि जैसे आपकी प्लेट है वो प्लेट गर्म होने की वजह से आपकी जो भी आपकी वेजिटेबल्स हैं या जो भी आपका मतलब अगर चपाती बना रहे हो तो वो चीज़ें, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि खुद जो जिसको हीट देनी है वो आपका क्या हो रहा है, हीटेड हो रहा है इनडायरेक्ट वजह से, या इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष वजह से। या हीटर ओवन से, हीटर ओवन से यानी ओवन जो अपने घर में यूज़ करते हैं उसके अंदर भी यही प्रोसेस है। या हीट ट्रीटमेंट सिस्टम ऑफ द मेटल्स, मेटल्स के अंदर जो हीट ट्रीटमेंट सिस्टम है वो भी आपका इसी की वजह से ऐसा ही। द बेस्ट एग्जाम्पल आपका इमर्जन वाटर हीटर, जिसको इजीली आप समझ सकते हो कि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का प्रोसेस क्या है। तो वेल्डिंग की इसका एग्जाम्पल आपका डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का। वेल्डिंग के अंदर क्या होगा कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होगी कि जिस मटेरियल को या जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस को या जिस पर्टिकुलर चार्ज को आपको क्या करना है, हीटेड करना है, उसी में हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड है उसको अपन हीटेड कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोड आपका क्या हो रहा है, हीटेड हो रहा है। हीटेड होने के बाद में वो क्या रहा है, मेल्ट हो रहा है। मेल्ट होने के बाद में क्या है कि जो भी पार्टिकल्स हैं जिनको आपको अटैच करना है या जोड़ना है उसको एज ए जॉइंट वर्क कर रहा है वो आपका। और इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में क्या है कि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में कि कोई एक रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस एलिमेंट के थ्रू आप करंट पास कराओगे, तो करंट पास होगी तो उसके अंदर एक हीट प्रोड्यूस होगी, दैट इज ओहमिक लॉस, उसको आई स्क्वायर आर भी बोलते हैं अपन। आई स्क्वायर आर की वजह से कोई भी सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस का मतलब जिसको अपन को हीटेड करना है उसको चार्ज बोलते हैं, तो वो चार्ज क्या होगा आपका, हीटेड हो जाएगा बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड से वो क्या हो जाएगा आपका, हीटेड हो जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है कि इमर्जन रोड का, ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड है आपका आर्क हीटिंग। थर्ड क्या है आपका, आर्क हीटिंग। तो आर्क हीटिंग के अंदर क्या होता है कि अगर आपको हाई टेम्परेचर अगर चाहिए, वेरी हाई टेम्परेचर अगर चाहिए, तो वी कैन ऑप्टेन फ्रॉम द आर्क। क्योंकि आर्क के अंदर पता है कि आपकी जो फ्लेम की इंटेंसिटी होगी वो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ फ्लेम की इंटेंसिटी होती है। तो इसलिए जहाँ पे भी अगर आपको हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन चाहिए, जैसे नॉर्मली वाटर है, वाटर का अपने को पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है उस पर बॉयल हो जाता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
तो ये तो कोई नॉर्मल टेम्परेचर है जिसको आप इलेक्ट्रिकल इमर्जन रोड से भी यूज़ करें। लेकिन सपोज करो कि आपको यू हैव रिक्वायरमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड टेम्परेचर। नॉर्मली आर्क फर्नेसेस के अंदर अपन बात करते हैं, और आपके मैकेनिकल में आई थिंक आर्क फर्नेसेस काफ़ी काम आती हैं। जैसे आपका कोई भी टूल है, उसको डिज़ाइन करना है, उसका अगर उसको मेल्ट करना है, मेल्ट करने के बाद में उसकी माउल्डिंग करनी है, जैसे आप माउल्डिंग प्रोसेस में जैसे यूज करते हो, फोर्जिंग वगैरह उसके अंदर आप काम में लेते हो ये सब चीज़ें। तो अगर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड या 10,000 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए तो वी शुड गो फॉर द आर्क हीटिंग। आर्क हीटिंग को यूज करते हुए अपन इसको करते हैं। तो आर्क कैन बी फॉर्म्ड आइदर बिटवीन टू इलेक्ट्रोड और सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस और बिटवीन वन इलेक्ट्रोड एंड द वन चार्ज सेल। यानी आर्क हीटिंग के अंदर क्या होता है, या तो आप आर्क है ना, दो जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको यूज करते हुए आप आर्क को प्रोड्यूस कर सकते हो। इनको जैसे मान लो दोनों आर्क हैं, इनको मैंने मोमेंट्री टाइम के लिए ऐड किया और दोनों को मैंने सेपरेट किया। जैसे मैंने उनको ज्वाइंट करूंगा, सेपरेट करूंगा, तो जैसे ही मैं सेपरेशन करूंगा तो वहाँ पे एक आर्क प्रोड्यूस होगी। तो इसको भी कर सकते हो, या फिर आप वन इलेक्ट्रोड और वन चार्ज इटसेल्फ में भी कर सकते हो। जैसे कि वेल्डिंग का जो प्रोसेस है, उस वेल्डिंग के अंदर आपने देखा होगा कि जैसे ही आप एक वेल्डिंग करते हो, वहाँ पे क्या होता है कि जो वेल्डिंग जो भी आपकी रोड है, उस रोड को पहले चेक किया जाता है कि वेदर दैट पर्टिकुलर रोड इज़ वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, कि जो रोड है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो उसको क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मेटल का पोर्शन होता है, उसके ऊपर उसको स्टार्टिंग में क्या जाता है, टच किया जाता है, और जैसे वो टच करेगा तो एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रोड है, मतलब एक इलेक्ट्रोड में रोड है, वो एक इलेक्ट्रोड की तरह वर्क कर रही है, और आपका जो मेटल वाला पोर्शन है वो एज ए चार्ज वर्क कर रहा है। तो जब आप इसको टच करोगे और उसको सेपरेट करोगे तो एक आर्क प्रोड्यूस होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो आर्क प्रोडक्शन है वो आपके दो इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हुए भी आप आर्क को प्रोड्यूस कर सकते हो, या वन इलेक्ट्रोड और वन चार्ज को, चार्ज का मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसको आपको इलेक्ट्रेटेड हीटेड करना है, जिसको हीटेड करना है, तो उसको यूज करते हुए भी आप आर्क को प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो आर्क हीटिंग के अंदर क्या होगा कि या तो दो इलेक्ट्रोड होंगे, उनको यूज करते हुए आर्क हीटिंग मतलब हीटिंग प्रोड्यूस करोगे, या एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड या एक चार्ज है उनको यूज करते हुए आप आर्क हीटिंग प्रोड्यूस करोगे। तो आर्क हीटिंग का एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, एक इनडायरेक्ट हीटिंग होता है, एक आपकी डायरेक्ट हीटिंग होती है। एक इनडायरेक्ट हीटिंग होती है, एक डायरेक्ट हीटिंग होती है। तो इनडायरेक्ट हीटिंग में क्या होता है कि आपकी जो आर्क प्रोड्यूस की जाती है वो प्रोड्यूस कहते हैं बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, and that heat generated in the arc is transferred to the charge is known as the indirect arc furnaces। यानी दो इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, आर्क को प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो आर्क है उसको हम ट्रांसफर करते हैं जिस पर्टिकुलर चीज को हमें हीटेड करना है, जिसको हमें हीट देनी है। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। जैसे कि मैंने इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के अंदर बताया था कि इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस इसी में कोई रेजिस्टेंस यूज करते हैं जिसमें से जब करंट फ्लो करवाते हैं तो उसके अंदर ओहमिक लॉस होता है या आई स्क्वायर आर लॉसेज होते हैं। वो आई स्क्वायर आर लॉसेज आपके ट्रांसफर होते हैं जिस पर्टिकुलर चीज को हमें हीटेड करना है। उसी तरीके से इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग में क्या होता है कि आर्क प्रोड्यूस की जाती है बाय यूजिंग टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स को यूज करते हुए आर्क प्रोड्यूस की जाती है, और वो जो आर्क होती है उसको ट्रांसफर किया जाता है चार्ज पार्टिकल, चार्ज के अंदर जो भी चीज को, चार्ज का मतलब जो सब्सटेंस है जिसको आपको हीट करना है। और एक होता है डायरेक्ट आर्क हीटिंग। डायरेक्ट आर्क हीटिंग में क्या है कि आपका एक इलेक्ट्रोड वर्क होगा, एक इलेक्ट्रोड होगा, और एक आपका क्या होगा, चार्ज पार्टिकल होगा। तो वेल्डिंग इज अनदर एग्जाम्पल। अगर किसी इंडस्ट्रीज के अंदर अगर आपकी वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस के अंदर वेल्डिंग प्रोसेस हो रहा है इंडस्ट्रीज के अंदर, तो वहाँ पे जो आर्क हीटिंग होगी या डायरेक्ट आर्क हीटिंग होगी, डायरेक्ट आर्क हीटिंग होगी, उसका एक अनदर एग्जांपल आपका वेल्डिंग है। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड होगा और एक आपका मेटल होगा। तो ये चार्ज है आपका जिसको आपको हीटेड करना है, और ये आपका क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड। तो बाय यूजिंग वन इलेक्ट्रोड एंड द चार्ज वी कैन जनरेट द आर्क बाय यूजिंग द डायरेक्ट आर्क मेथड। और इनडायरेक्ट आर्क मेथड में क्या होगा, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स विल बी टेकन, और उसकी वजह से चार्ज प्रोड्यूस आर्क प्रोड्यूस होगी, दैट पर्टिकुलर आर्क इज ट्रांसफर टू द चार्ज जिसको आपको हीटेड करना है। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हुई होगी आपको। तो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर मैंने आपको एक तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग के बारे में बताया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल हीटिंग, and what is the application of electrical heating in the industrial process as well as in the domestic applications. Okay, then I have covered the advantage of electrical heating, that what kind of advantage of the electrical heating. I have covered almost 8 different topics in advantage part of electrical heating.
Then we have studied about the type of electrical heating. The first one is the power frequency heating. Then resistance heating. There is two type of resistance heating. First one is the direct resistance heating, and another one is the indirect resistance heating. Then we have studied about the arc heating, in which two types are there. First one is the direct heating and direct arc heating, and the second one is the indirect arc heating. जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर अपन हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग की बात करेंगे, जिसके अंदर इंडक्शन हीटिंग, डायरेक्टली डाइलेक्ट्रिक हीटिंग एंड द इंफ्रारेड हीटिंग। तो जो इसके साथ ये जो आई थिंक अगले में टॉपिक में कवर हो जाएगा, इसके साथ ही आपका जो हीटिंग का जो प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल हीटिंग का जो है वो आपका टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क टू मी।